नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। कल मैं जो गुफ्तगू कर रहा था, मैं घर में सोच रहा था कि ऐसी क्या वजह कि यहाँ सुबह बात करता हूँ, शाम को ख़बरों में फिर ऐन वही चीज़ आ जाती है। कल इसी मौजू के ऊपर हम बहस करते रहे कि निज़ाम में क्या खामियाँ हैं और ना वो ताकतवर के लिए फ़ायदेमंद है और ना गरीब के लिए। और फिर मैं सोचता रहा अपने जहन के अंदर कि क्या मैं अपनी राय का इजहार तो नहीं कहीं करके चला गया। मुझे चाहिए था कि मैं ज़्यादा मुतवाज़िन बात करता, लेकिन फिर जब मैं घर पहुंचा और उसके बाद मैंने टेलीविज़न चलाया थोड़ी देर के लिए, जो अपने से रिलेटेड ख़बरें होती हैं वो देखनी चाहिए, तो मैंने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की तस्वीर और झलक टीवी पर आ रही थी और वो इसका ज़िक्र कर रहे थे कि किस तरह से हमारे मुल्क के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है ये भी शायद गरीबों को फ़ायदा ना पहुंचा सके। कल मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, अभी थोड़ी देर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि कल जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें जो उनके चेहरे की और उनकी जिस्म की जो बॉडी लैंग्वेज थी उसको जज करके आपको बताऊं। ये मेरा शोबा महारत तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिरी बात है यहाँ टीवी के ऊपर लोगों से मिलना जुलना, बात करना, उनकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करना, यही तो मेरा काम है। यही तो एक बतौर टीवी एंकर मेरा काम है। तो मैं इमरान खान साहब को अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इमरान खान साहब के चेहरे को मैं रीड कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, मैं भी रीड करने की कोशिश करता हूँ। एक आदमी है जो कि जेन्युइनली इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है। देखें आपको खुद दिखाई देगा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब करना चाहते हैं। अभी देखें, आपने इनका चेहरा देखा, इनके तासुरात ये बता रहे हैं कि ये करना चाहते हैं, लेकिन हालात, वाक़यात, मामलात, लोग, दीगर और कुव्वतें इनको काम करने नहीं दे रही। आप देख लें। अगर मेरी राय से इख्तलाफ करें तो आप मुझे बताइए। कल इन्होंने बात यही की ना, एक इन्होंने देखें वाज़े तौर पर एक चीज़ तस्लीम कर ली। इन्होंने कहा कि जो शरह नमू या हमारी ग्रोथ के मुतालिक जो नंबर्स आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं, तवक्कुआत से ज़्यादा ख़राब है। ज़ाहिरी बात है ये बात उनको अभी बताई गई होगी माहिरीन की जानिब से, तो बात यह कि ये चीज़ अभी उनको बताई गई होगी ना। पहले उनको हमारी तरह सब्ज़बाग ही दिखाया गया। याद रखें, जो लीडर होता है उसका काम ये नहीं होता कि वो बारीकी से हर चीज़ जानता हो, देखता हो। किसी शख्स के अंदर नाउज़ुबिल्लाह ये सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो हर चीज़ की कैपेसिटी और पोटेंशियल और एबिलिटी रखता हो। वो सिर्फ लीडरशिप उसका जो है वो कमांड एंड कंट्रोल की चीज़ है। अच्छा, जो लोग कहते हैं, मैं देखें तनकीद में करता हूँ हुकूमत पे खुल के, लेकिन मैं दो तीन चीज़ें आपके सामने कहूँगा, अगर गलत कहूँ तो मेरा गिरेबान पकड़ना। देखो, एक चीज़ कहलाती है विजन। मेरा ताल्लुक इल्म व तदरीस से। एक विजन के माने ये होते हैं कि आप अपने लिए मंजिल का तयन करने का इख्तियार भी रखते हैं, सलाहियत भी रखते हैं। ये सलाहियत वज़ीर आज़म इमरान खान के अंदर बचपन से, मैं आपको हैरान करके दिखा दूंगा। अभी आप देखिए अभी क्या हो रहा है, ये छोड़ देते हैं। एक मिनट के लिए ये सोचो कि आदमी करना क्या चाहता था, उसने हासिल क्या किया। हर बच्चे का ख्वाब क्या होता है पाकिस्तान में? क्रिकेट धैं, मैं क्रिकेटर बन जाऊं और फिर बनूं भी तो फास्ट बॉलर बनूं, अब्दुल कादिर की तरह स्पिनर ना बनूं। लोगों की ख्वाहिश होती है ना कि मैं फास्ट बॉलर बन जाऊं। ख्वाब था उसका, पूरा किया। बोला अब जाहिर बात है नेशनल टीम में सिलेक्ट हो जाऊं। कितने ही लोग खेलते हैं, कौन सिलेक्ट होता है? नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गया। नेशनल टीम में सिलेक्ट होने के बाद अगला ख्वाब क्या होता है कि मैं कप्तान बन जाऊं। टीम का कप्तान बन गया, बन के दिखाया ना, दिखाया। गलत बोलूं मुझे पकड़ना, सही किया, गलत किया, हरबा लगाया, ये किया, वो किया, लोग लाख इल्जाम लगाएं, जो चीज हासिल करना चाहता था की। अच्छा, क्रिकेट के अंदर कप्तान बनने के बाद क्रिकेट के अंदर सबसे बड़ा एजाज क्या है? खुद बताओ, मैं नहीं बोलूंगा, बोलो। हाँ, वर्ल्ड कप जीतना। वर्ल्ड कप जीता, जीत के दिखाया, जीत गया। फिर बोला मैं फिलैंथ्रोपी में आऊंगा, इंसानी खिदमत में आऊंगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा उसने, एक आप ये माने या ना माने, उसने एक काम करके दिखाया, दुनिया को दिखाया कि फिलैंथ्रोपी में, इंसानी खिदमत के अंदर वो क्या करके दिखा सकता है। आदमी ने करके दिखाया। ठीक है जी। फिर उसके बाद सियासत में आया। अच्छा, सियासत में सच बताओ सर, इधर देखो अंकल, इधर देखें प्लीज, गौर से समझें आप। जो सियासत में आता है आदमी, वो क्या बनना चाहता है? मुल्क का सबसे अहम सियासी ओहदा क्या है? वजीर आजम। यही बनना चाहते हैं ना। आजकल तो हमारे यहाँ राह चलता भी और खाकरू भी वजीर आजम बनना चाहता है, लेकिन बन तो नहीं पाता ना। लेकिन एक सीट, एक मेंबर वाली पार्टी, एक मेंबर नेशनल असेंबली वाली पार्टी
का कायद ये कहता है कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, बन जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, थोड़ा सा टाइम लगा। इंसान के अंदर ये एबिलिटी है कि अपनी विजन को वो मटीरियलाइज कर सकता है। अब वो करना चाहता है। सोचें एक ऐसा शख्स जिसने जो देखो इंसान के अंदर खूबियां क्या चाहता है यार। पाकिस्तानी तो हुस्न परस्त कौम है ना। हम लड़की को जब शादी करना चाहते हैं लड़की से, तो हम सिर्फ शक्ल देखते हैं, भले कितनी नेक हो, किरदार उसका कितना अच्छा हो। अगर शक्ल 19-20 हो तो हम यही कह देते हैं लड़की काली है और रिजेक्ट कर देते हैं। यही कहते हैं ना, यही कहते हैं। लेकिन आप देखो खूबसूरत भी है, हसीन भी है, हर यानी जो उसको जो चीज चाहिए ना उसने अचीव कर ली। अब अचीव आपने करना है। अब दोबारा से वो कल वाली तस्वीर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। बॉडी लैंग्वेज आप देखो, बंदा कह रहा है कि ग्रोथ के जो नंबर्स हैं वो नहीं है जो मैं चाह रहा था। फिर बोला जो कवानीन हैं वो गरीबों के मुखालिफ हैं, गरीबों के खिलाफ हैं। एक्सेप्ट कर रहा है बंदा, स्टेज पर एक्सेप्ट कर रहा हो। बॉडी लैंग्वेज आप देखें, माइल्ड बॉडी लैंग्वेज है, अग्रेसिव नहीं है, माइल्ड संजीदा बॉडी लैंग्वेज है। अगर मैं कहूं गलत तो मेरा गिरेबान पकड़ो। पढ़े लिखे लोग सामने बैठे हुए हैं, उनको समझा रहा है, बता रहा है कि कवानीन अभी भी अमीरों के हक में हैं। इस मुल्क के अंदर कवानीन अमीरों के हक में हैं, गरीबों के हक में नहीं हैं। और आज भी शायद अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं कि आज भी शायद ऐसे मामलात हो। यानी वो शख्स जो सियासी तौर पे सबसे मजबूत कुर्सी पे बैठा हुआ है। और जो लोग कहते हैं कि यार वजीर आजम जो होता है वो खाली इस काम के लिए होता है कि वो दिखाई दे, भाई तो फिर ये मेरी बात मान लो, फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब भी इसी तरह के वजीर आजम थे, सॉरी टू से। इससे पहले शॉर्टकट मेरा मतलब शौकत अजीज साहब भी ऐसे ही वजीर आजम थे। जमाली साहब तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे या और जगहों पर भी बोल रहे हैं कि भाई मैं तो बॉस, मेरा बॉस मुशर्रफ साहब। वो देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं मुशर्रफ साहब, देख रहे हैं ना भी प्रोग्राम, कैसे खुश हो रहे हैं। अभी आप बॉस नहीं है सर, रिटायर बंदे दी गल कुत्ता भी नहीं मंदा। ये वैसे बता रहा हूं आपको मैं, जब बंदा चला जाता है ओहदे से उतर जाता है मुशर्रफ साहब, फिर कोई नहीं पूछता, तब की बात कर रहा हूं। अभी भी आप सिस्टम को रिकॉग्नाइज करें और अंडरस्टैंड करें। और सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है जो कल हमने डिस्कस की थी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इकोनॉमिक है जो इमरान खान साहब ने कल वजाहत के साथ बता दी। अब इसके अंदर कोई दो राय रह गई। एक देखें, एक सिटिंग वजीर आजम मुल्क का जब इस तरह के ख्यालात का इजहार कर रहा है तो वो क्लियर आदमी, जेन्युइन आदमी है, ये मैं बता दूं, जो दिल में मुंह पे बोल देता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है वजीर आजम इमरान खान, क्योंकि जो उसके दिल में वो बोल देता है। पहले कोशिश काविश करके देख ली, अब उनको समझ में आ गया है कि इस सिस्टम के अंदर रद्द बदल करने के लिए कुछ खास करना पड़ेगा। कुछ चीजें वो अपने मुंह से नहीं कह पा रहे, मैं कह देता हूं। नंबर 1 प्रॉब्लम, उन्होंने जब बिल्कुल जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब से भी मंसूब है ये बयान कि उन्होंने कहा कि मेरी जेब में सारे खोटे सिक्के हैं। मैं नहीं कह रहा, ये जो है ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे जो बानी पाकिस्तान है, फादर ऑफ द नेशन, ये उनसे मंसूब बयान है। उन्होंने ये बात की कि मेरी जेब में सारे खोटे सिक्के हैं। यह मंसूब बयान भी है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से कि उन्होंने कहा, जिन्ना साहब ने कहा कि पाकिस्तान मैंने और मेरे असिस्टेंट ने बनाया। यह भी मंसूब है बयान से। यानी अकेले आदमी की काविश, कोशिश और जोर से ये मुल्क उन्होंने तैयार किया, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, यानी कहने का मकसद यह है कि ऑफ कोर्स एट ए लीडरशिप पोजीशन यू कैन डू ए लॉट ऑफ थिंग्स, बट ही फाइंड्स हिज हैंड्स बाउंड बाय द सिस्टम। एक आदमी खुद तस्लीम कर रहा है। पावर क्राइसिस किसका, देखें भी ये दिखा रहे हैं, ये पावर एनर्जी क्राइसिस क्या है, इसके पीछे कौन लोग हैं। ये जाहिर बात है वजीर आजम इमरान खान साहब को काम नहीं करने दे रहे ये लोग, जो पावर एनर्जी क्राइसिस के पीछे, जो आटा चीनी दाल चावल वाली पार्टियां, ये हमारे जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब को काम नहीं करने दे रहे। ये फैक्ट है। और वो इसको कह भी रहे हैं कि वो माफियाज मुझे काम नहीं करने दे रहे। वो माफियाज को तोड़ना चाह रहे हैं, फिर भी माफियाज अपनी मजबूती दिखा रहे हैं। सियासी माफिया भी, गैर सियासी माफिया भी, और खास तौर पे माशी माफिया। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
जी नाजरीन, वेलकम बैक। असल में बात यही है कि मैं जब रोज़ हैं बहुत ज़्यादा सोच के आता हूँ कि अब ऐसा मौजू लेकर चलूँगा कि लोग जो हैं वो आगे के बारे में बहुत ज़्यादा पुरुमीद हो जाएं। लेकिन देखें, जो बात अगर मैंने गलत कही हो तो फिर मुझे आप टोकिएगा भी, रोकिएगा भी। मैंने बात देखें आपके सामने बिल्कुल जेन्युइन बयान की है, और वही बात है जो मैं कल डिस्कस कर रहा था, और ये काफ़ी अरसे से डिस्कस हो रही है कि निज़ाम इजाज़त नहीं दे रहा। चलिए आप इसका सलूशन भी बयान करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मेरी बात ज़रूर सुनेंगे, मुझे यकीन है, उन तक व्हाट्सएप के ज़रिए भी पहुँचेगी, और उसके अलावा भी अगर उनके इन्फॉर्मेशन ऑफिसर बैठे हुए देख रहे हैं तो नोट्स लेते जाएँ, शाम को पुटअप कर दें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। बात कुछ ऐसी है कि कभी कभार अतालीक या जो लोग नज़दीक होते हैं वो भी ऐसा तासुर देते हैं कि वज़ीर आज़म तब तक कोई काम नहीं कर सकते जब तक कि पार्लियामान उन्हें इजाज़त न दे। तो मैं सबसे पहले ये बात बता दूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सबसे बाइख्तियार ओहदा होता है। एक कलम यानी विद ए स्ट्रोक ऑफ ए पेन के साथ बहुत सारे काम कर सकता है। जैसे कल वो मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र कर रहे थे, तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तो ज़ाहिर बात है कानून वज़ा किया गया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कवानीन के बजाय ज़वाबित हैं, है ना, और कवायद हैं जो कि वज़ीर आज़म के बराह रास्त इख्तियार में आते हैं। वो कलम के सिर्फ एक इशारे से वो चीज़ें तब्दील कर सकते हैं। जैसे मुल्क के अंदर राइज VIP कल्चर जो है उसको सिर्फ एक कलम की ज़रब से वो ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए कोई कानून इस वक्त मौजूद नहीं है जो कि VIP कल्चर को अपनी छतर छाया मुहैया करे। तो ये सबसे पहला काम है। अगर हमारे प्यारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सिर्फ एक कलम की ज़रब से सरकारी नंबर प्लेटें ख़त्म करवा दें इस मुल्क से, यकीन करें, मैं सरकारी अफसर का बेटा हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। मेरे वालिद साहब अब तो रिटायर हो गए हैं, सरकारी अफसर थे पहले, रहे हैं, और बहुत सीनियर सरकारी अफसर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा सर कि मैं जब उस सरकारी गाड़ी में बैठता था तब भी मुझे उस हरी नंबर प्लेट से हिकारत महसूस होती थी, क्योंकि ये मुझ में और जो दीगर लोग हैं उनके दरमियान तफरीक पैदा करती है। निज़ाम के अंदर वही लोग बेचैन होते हैं जो उस निज़ाम की नाइंसाफ़ी से आगाह हों। मुझे तो खुश होना चाहिए था कि मुझे प्रेफरेंस मिलती है, कभी टुल्ले में जुर्रत नहीं है कि मेरी गाड़ी रोक के दिखाए, मैं तो हरी नंबर प्लेट वाला हूँ। लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ सर कि एक कलम की ज़रब से आप जो है वो हरी नंबर प्लेट ख़त्म करवा दें सर। गलत निकल गया मुँह से, माजरत, आम फहम ज़ुबान, आम आदमी हूँ, गरीब सा, तो कभी कभार निकल जाता है। अब हो गया हूँ। पुलिस वालों के बारे में गलत नहीं कहना चाहिए, बड़े अच्छे लोग होते हैं वो, बस रिवायती तौर पर आप ऐसे समझ लें कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले, जिनको सर वो एक MPA थे ना अभी, जिन्होंने गाड़ी के नीचे दिया था सर, वो, अच्छा ये नहीं बोलना, सॉरी, वो बात कुछ ऐसी है कि सर वो ये अहमियत तो लोग उनको देते हैं। हमारे मुंह से अगर ये गलती सरजद हो गई तो सर माफ़ कर दें। बात यह कि सर ये आप एक कलम की ज़रब से कर सकते हैं, ख़त्म कर दें सर, ख़त्म कर दें, ये निज़ाम ख़त्म कर दें सर। अय्याश पसंद जितने सरकारी अफसर हैं सर, ये अपने घरों के अंदर सर एक नहीं 4-4, 10-10 गाड़ियां खड़ी की हुई हैं सर, कोई पूछने वाला नहीं है सर। सिंध में एक डिपार्ट है SNGD, आप चाहें तो सर उसका, खैर आप तो वफाकी तौर पर उसका ऑडिट नहीं करवा सकते, लेकिन एज ए वज़ीर आज़म तो आप कुछ भी कर सकते हैं सर। गाड़ियाँ किसको कितनी मिली हुई हैं किसी को कोई होश नहीं है। आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है सर, मिस यूज़ ऑफ रिसोर्स हो रहा है सर। इस्लामाबाद में भी हो रहा है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, इस्लामाबाद में भी हो रहा है सर। प्लीज़ इसको सर ख़त्म करवा दें सर, प्लीज़ सर। ये प्लाटों की, हम आखिर में सब ने जाना उस 6 फुट के प्लाट में, जहां उसके बाद में जो लगी तख्ती होगी वो भी कुछ साल बाद ख़त्म हो जाएगी सर। बारिशों में कितने ही लोग थे उन बेचारों की, कराची की बारिशों में आपको पता होगा क्या हाल हुआ, वो 6 फुट का प्लाट भी नहीं मिला सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर ये जो प्लाटों की इस पूरी गेम बन गई है ना, सारा मुल्क प्लाटों में लगा हुआ है सर। ये प्लाट कल्चर ख़त्म करवाएं सर, ये ख़त्म करवा दें सर प्लाट कल्चर। आप देखें ये एक कलम की, देखें मैं आपको बता रहा हूँ, एक कलम की ज़रब से होगा सर ये काम। तफरीक ख़त्म हो जाएगी, आम आदमी आपका माथा चूमेगा सर, मैं आपका माथा चूमूंगा। ये वो चीज़ें हैं जो आपके इख्तियार के अंदर मौजूद हैं सर। काबीना के अंदर सारे जो ये लोग बैठे हैं, इनकी जुर्रत है ये आपके आगे कुछ बोल सकते हैं, मजाल नहीं इनके मुंह से आवाज़ निकले। तो सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें आपके कलम की एक ज़रब से हो सकती हैं सर, आप कर दें, क्योंकि कलम तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कोई मेहमान भी ज्वाइन करें, क्योंकि मैं जब ज़्यादा बोलता हूँ तो फिर मैं गलती ज़रूर करता हूँ। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। कभी कभार इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है ना, तो फिर ये फ्रस्ट्रेशन फिर निकलती है गुस्से की सूरत में, और फ्रस्ट्रेशन फिर चिड़चिड़ाहट की सूरत में निकलती है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हमने इस मुल्क से, अपनी कौम से बहुत सारी तवक्कुआत जोड़ी हुई, और फिर हमें जो है बार बार ब्रेन वॉश भी किया गया है कि हमारे पास वसाइल इतने ज़्यादा हैं, वसाइल से माला माल हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। फिर भी आज एक गरीब आदमी मुझसे पूछता है कि अगर हम वसाइल से माला माल हैं तो रोटी इतनी महंगी क्यों है? अगर वसाइल से माला माल हैं तो पेट्रोल की कीमत कम क्यों नहीं हुई? अगर हम वसाइल से माला माल हैं तो हमारे यहाँ वाफिर मिकदार के अंदर गैस क्यों मौजूद नहीं है? अगर हम वसाइल से माला माल हैं तो पानी मुयस्सर क्यों नहीं? क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, ये झूठ है, हम वसाइल से माला माल नहीं। अल्लाह ताला की नेमतें सारी दुनिया को मुयस्सर है, अल्लाह ताला की रहमतें सारी दुनिया पे नाजिल होती हैं, सारी दुनिया पे। हर आदमी जो है, आप देखें दुनिया में कहाँ मेरा तो ऐसा मौका मिला, पहाड़ों की ऊंचाइयों से समुद्रों की गहराइयों तक, मैं हर जगह पर गया, लोगों से मिला, बात की, रेगिस्तानों में, बियाबानों में, बहुत दरवेश टाइप का आदमी, दुनिया घूमने का मुझे शौक है। ये वसाइल से माला माल है, वसाइल से माला माल है, यानी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मैं आपको बता रहा हूँ, खालिसतन झूठ है। पाकिस्तान के पास इस वक्त तेल के ज़खायर जितने भी हों, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी मेरे ख्याल से हमारी 1/3 ज़रूरियात को भी पूरा नहीं कर सकती। यानी अगर हम 3 रोटी खाते हैं तो इस वक्त 1 रोटी मुयस्सर है। तो ये हालात हैं हमारे। आबिद सुलेरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ मईशतदान है। इनके साथ इस मौजू के ऊपर हम बात कर लेते हैं। जनाब आबिद सुलेरी साहब, इससे कबल कि मैं आपको किसी और मौजू की जानिब लेकर जाऊं, बात यह कि पाक स्टडीज़ की किताब में और इसके अलावा हमारी तालीम में और हमारी कंडीशनिंग में हमें इतना बेवकूफ़ बनाया गया है, हमें बार बार ये कहा गया है कि हम वसाइल से माला माल हैं, जबकि US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का जब डेटा पढ़ा जाए तो पता लगता है कि पाकिस्तान शायद उन ममालिक की फहरिस्त में है ही नहीं जो टॉप में आते हैं जिनके पास हाइड्रोकार्बन्स हो। जब आटे, चीनी, दाल, चावल, इन सब के मुतालिक बात की जाती है तो पाकिस्तान शायद अपनी फूड सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर सकता। सर, हमारे सियासतदान ऐसे ही आके बेवजह आवाम को बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं कि हम वसाइल से माला माल हैं? नहीं है तो बताने में क्या बुराई है? क्या कहते हैं आप? मेरा ख्याल है कि वसाइल में जरूर हम माला माल है। असली चीज़ ये नहीं है कि वसाइल नहीं है, असल चीज़ ये है कि उन वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ठीक नहीं है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वल, गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से वहाँ पे जो आपको नजर आती है कि एक मेजॉरिटी, एक एक्सपीरियंस जो है पाकिस्तानियों की, वो शायद इन तमाम चीज़ों से महरूम नजर आते हैं। एक छोटा सा तबका है जिसके पास अपनी जरूरत से बहुत ज़्यादा है। तो एक जो इशू है वो तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का भी है, और डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम गवर्नेंस की बात कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान का मसला जो कि पिछले 70-72 साल से हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि जी यहाँ पे गवर्नेंस जिस दिन ठीक होगी उसकी चीजें जो है वो दुरुस्त में चलेंगी। अच्छा आबिद सुलेरी साहब, कता कलामी माफ, एक लुकमा देना चाहूंगा। बात यह है कि मईशतदानों की बात सुनता हूँ, अगले दिन भी एक मईशतदान की तकरीर सुन रहा था, वसाइल से माला माल भी उन्होंने एक ही तकरीर में कहा, और दूसरे लम्हे उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के अंदर किसी चीज़ का सरप्लस नहीं है। सर, अगर सरप्लस नहीं है इसका मतलब है हम अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे, हमारे पास वसाइल कम है, ऐसा ये थोड़ा सा मुझे समझाएं ना। मारूफ मईशतदान है, नाम नहीं लूंगा उनका। जी देखिए, तो अगेन जो कि मैं कह रहा हूँ ना कि ये आपकी गवर्नेंस और सिस्टम का इशू है। जब तक हमारे पास एक प्लानिंग नहीं बनती कि हमें कौन सी चीज़ हमारे पास कितनी मिकदार में है, किस शहर में है, उसको किस तरीके से दूसरे शहर तक पहुँचाना है, आज हमारी कौन सी फसल चाहिए, उस फसल के लिए रिसोर्सेज कितने हैं, क्या कपास उगानी है या गन्ना उगाना है या चावल उगाने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्लानिंग, और प्लानिंग के लिए आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए, आपके पास रिसर्च होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक जो मेजर प्रॉब्लम आता है वो मिस्कल प्लानिंग का है कि हम जो भी आप इख्तियार होते हैं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी स्टडी के
पूरी तौर पर पूरा का पूरा जो ग्रोथ मॉडल है वो चेंज कर दिया जाता है। और जब वो ग्रोथ मॉडल चेंज होता है तो हमें यूँ लगता है कि जैसे हम एक कदम आगे और 2 कदम पीछे चल रहे हैं। बट आप जो माहिर मुआशरत जिन बात कर रहे हैं, तो उनकी बात से मैं पूरी तौर पे इख्तलाफ नहीं कर सकता कि आपके पास वसाइल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उन वसाइल का, जैसा कि मैंने कहा कि जब आपके पास प्लानिंग के नहीं होंगे, जब उनकी गैर मुल्काना तकसीम होगी, तो फिर आपको लगेगा कि सरप्लस आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा और वहां पे फिर आपको डेफिशिएंसी क्रिएट होती नजर आती है। अच्छा, आई डोंट वांट टू पुट यू इन ए वेरी टाइट कॉर्नर और ऑकवर्ड सिचुएशन, लेकिन मैं क्या करता हूं आबिद सुलेही साहब, एक चंद सेकंड के अंदर आपको एक मुख्तसर सी बात कहता हूं। सियासी नौयत की है, पता नहीं आप इत्तेफाक करें इख्तलाफ करें, मैं सारे सियासी कायदीन का एहतराम करता हूं, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, मरियम साहिबा हों, बिलावल साहब हों, इमरान खान साहब हों। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कल मैंने इमरान खान साहब की एक तकरीर देखी, उनकी बॉडी लैंग्वेज मैंने रीड की और मैंने ये रियलाइज़ किया कि एक सिंसियर आदमी काम करना चाह रहा है, लेकिन फिर साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि शरह नमू शायद उस हिसाब से उसमें जो है, जो वो चाह रहे थे उतनी नहीं रही, उससे बहुत कम रही। फिर उन्होंने जिक्र किया मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन का, और उन्होंने कवानीन का जिक्र किया कि कवानीन गरीबों पर मुसल्लत की जाती हैं और उन्हीं को जो है वो असरअंदाज होती हैं उनकी ज़िंदगी पर, उनके लाइफ स्टाइल पर। अमीर अभी भी मावरा रहते हैं, ये चीज़ें उन्होंने रिकग्नाइज की। इट सीम्स दो our Prime Minister Imran Khan realizes that he wants to do something but he can't do it because the system is not allowing him. क्या कहते हैं आप? सिस्टम जो है उसमें बिलाशुबा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। हमारे यहाँ जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है, ये काफी अरसे के बाद इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश की जा रही है और इसके शायद कंट्रोलर जो है वो समझ में नहीं आ पा रहे। एक तरफ इलेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं, दूसरी तरफ टेक्नोक्रेट्स हैं और तीसरी तरफ ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो मुझे ये लगता है बाहर बैठे हुए कि शायद इन तीनों की जो आपस की हम आहंगी है उसका फुकदान है, और जिसमें जो की पोजीशन पर बैठे टेक्नोक्रेट्स हैं वो अपने आप को काफी बेबस फील करते हैं, क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेट्स जो है वो भी उनके साथ वो हम आहंगी से काम नहीं कर रहे और अगर उनको पॉलिटिकल ओनरशिप भी नहीं मिल रही और उनकी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं होती, तो फिर उस सूरत में वो जो टेक्नोक्रेट होता है वो अपने आप को इंतहाई तन्हाई का शिकार फील करता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको, आबिद सुलेही साहब, आप तो इस्लामाबाद के अंदर हैं और जाहिर बात है आपकी बात का बड़ा वजन है इस्लामाबाद में भी और गिरदो नवा के शहरों में भी। मेरा भी कुछ इसी तरह का हाल है, मेरी बात का भी असर उन्हीं 2 शहरों में ज़्यादा है। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने भी वज़ीर आज़म साहब की बहुत सारी तकारीर सुनी भी होंगी, बराह रास्त भी उनके साथ रब्ता रहा होगा या बातचीत करने का मौका रहा होगा। उन्होंने कभी कोई चीज़ अभी तक अपनी गवर्नेंस के बारे में बोस्ट नहीं किया कि जी मैंने ये अचीव किया है, लार्जली बिकॉज वो खुद डिससेटिस्फाइड हैं विद द परफॉर्मेंस ऑफ हाउ थिंग्स आर गोइंग, मतलब नॉट हिज ओन परफॉर्मेंस बट ऑफ हाउ थिंग्स शुड हैव टर्न्ड आउट। क्या आप इससे अग्री करते हैं? और वो काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेटेड भी हैं कि ही वांट्स टू डू समथिंग बट कैंट डू इट, स्पेशली ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। क्या कहते हैं आप? जी, इकोनॉमिक फ्रंट जो है वो पिछले अगर हम चंद सालों से देखें तो पिछले 2 सालों से अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट को देखें तो पहले तो IMF में जाना ना जाना, उसके बाद IMF में चले जाना, उसका फिर रिपरकशन, और उसके बाद कोविड। तो इस वक्त जो मैं बेस लाइन दूंगा इकोनॉमी की वो शायद मैं 2018 वाली बेस लाइन नहीं दूंगा। मेरे लिए इस वक्त इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जज करने की बेस लाइन जो है वो जनवरी फरवरी 20 है कि उसके बाद और जो कोविड के असर के बाद इकोनॉमी कितनी जल्दी टेक ऑफ करती है। तो शायद मेरा इंडिकेटर जो है वो होगा कि क्योंकि जब कोविड आया तो आपने देखा कि 3 तरह के उसके साथ बात जो थी वार्निंग जारी हो रही थी। एक हेल्थ वार्निंग थी, कोविड पैंडेमिक है, दूसरी थी ग्लोबल रिसेशन की कि आलमी तसाद गुजारी, और तीसरी थी शदीद ग़िज़ाई बहरान की, फूड इनसिक्योरिटी की। तो इस वक्त अगर हमें देखना हो कि हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी है तो हमें इन 3 अकाउंट्स पे देखना होगा। आबिद सुलेही साहब, आपके साथ तो एक इस पर तफील नशिस्त हमें नहीं पड़ेगी ताकि हम इस मसले को जो है बड़ी तफसील से डिस्कस कर सकें। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। चलें जी, फिर करते हैं सम अप, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है।
और सम अप इस तरह से कर लेते हैं कि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ कुछ ऐसे अतालिक की ज़रूरत है जो कि सिंसियर हों, अच्छे लोग हों और वज़ीर आज़म को उनके इख्तियारात के मुताबिक और मुतालिक सही बावज़न राय दें जो कि अवाम के मुफाद में हो और बिलखुसूस इस मुल्क के अंदर गुर्बत के ख़ात्मे, महंगाई कम करने के लिए और रोज़गार मुहैया करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एफ़र्ट्स उसमें लगें। इसके लिए कोई बाकायदा लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि CBMs की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की। अगर ये अच्छे काम हो जाएं तो ज़रूर काम होगा और मुझे यकीन है कि ऐसा होना चाहिए। मैं तमाम सियासी कायदीन का एहतराम करता हूँ और इसी को सामने रखते हुए एक एपॉलिटिकल व्यू ऑफ थिंग्स क्रिएट होना चाहिए। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।